नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। एक बार फिर हमारी संसद पाकिस्तान को जमकर कोसने में लगी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा दिया है। मुंबई में 26/11 के हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं होने के कारण जमानत ले गया। अब मेरे देश के नेता पाकिस्तान से गुजारिश कर रहे हैं कि ऊपर की अदालत में मामला लेकर जाएं, लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता कि क्या लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन पाकिस्तान के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, जिसका सरगना खुलेआम वहां पर घूमता है। कोई क्यों आईएसआई के खिलाफ सवाल नहीं उठाता? क्यों नवाज शरीफ से लेकर परवेज मुशर्रफ और बिलावल के पुराने बयानों को याद नहीं किया जाता? आखिर ये कैसी सियासत है, कैसी सरकार है? क्यों दोगला पाकिस्तान हर बार धोखा देता है? क्यों हम बस बयानों में ही गुस्सा निकालते हैं? इसका रास्ता क्या हो सकता है और कैसे निजात मिल सकती है, जानेंगे। देखते रहिए बिग फाइट। हिंदुस्तान का हर बच्चे के आंख में आंसू। पाकिस्तान टेररिज्म का जन्मदाता है। हुकूमत अपने जरिए से, अपने दबाव के जरिए से उसको हिरासत में बिल्कुल, जो नवाज शरीफ के पीछे देखा वो चेहरा भी क्या पाकिस्तान का है, बात करूंगा। आज इस इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ हैं, हिंद के अध्यक्ष जसबीर सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी और बीजेपी नेता मुकेश दाधीच जी भी हमारे साथ होंगे। इस प्रकार का रवैया ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गई है और सदन ने जो भावना व्यक्त की है उस भावना का आदर करते हुए सरकार के आगे की गतिविधियां उसी के संदर्भ में रहेगी। मुझे अफसोस होता है कैसी अदालत है और कैसी जेल है कि एक दहशतगर्द जेल में रहते हुए बाप बन जाता है। तो इससे अंदाज़ा होता है मैडम कि कितनी सीरियस है वहाँ की अदलिया हमको इंसाफ दिलाने के लिए। इसीलिए मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि वो इस बात का सख्त नोट लें, पाकिस्तान के सिफारतखार को बुलाए, यहाँ पर बुलाकर अपना एहतजाज दर्ज करें और पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि दबाव डाला जाए बैनुल-अक़वामी सतह पर। जैसा अभी हाल में ही वहाँ के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हमारा अभियान इस आतंकवाद के खिलाफ चलता रहेगा। तो मैं यह उम्मीद करता हूं पाकिस्तान की सरकार से कि इसकी अपील अपर कोर्ट में की जाएगी ताकि ज़कीर रहमान लखवी की बेल को कैंसिल कराया जा सके। देखिए, गवर्नमेंट कह रही है कि हाई कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ बच्चे इस तरीके से मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों को अदालत जमानत पर छोड़ रही है। पाकिस्तान कैसे आतंक से लड़ेगा? लखवी हिंदुस्तान का मुजरिम है, सैकड़ों लोगों का कातिल है। ये हफीज सईद को पाकिस्तान सचमुच में आतंकवाद से लड़ना चाहे तो तुरंत उसको पकड़ के भारत को हैंडओवर करना चाहिए। दाऊद इब्राहिम को, हफीज सईद को। ये मानवता का दुश्मन है। लखवी जैसा एक टेररिस्ट जो मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार है, उसको अगर आप इस तरह से छोड़ देते हो, और वो भी जब पेशावर में हमला हुआ है, इतना बड़ा हमला, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं और वहाँ की जो न्यायालय है वो लखवी को छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जुडिशरी भी टेररिस्ट से मिली हुई है। जसबीर सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जो कहा जाता है अक्सर इस तरह के मामलों में कि पूरा देश एक सुर में इंसाफ मांगता है, एक सुर में विरोध जताता है, एक सुर में नाराजगी जताता है,
आप कहेंगे इस मसले पर सब एक सुर है? पहला मेरा सवाल ये है। देखिए, एक सुर में होना चाहिए, ये हमारी बदनसीबी है कि इस नेशनल सिक्योरिटी के मसले के ऊपर भी हमारे यहाँ पर हम आर्गूमेंट्स करते रहते हैं और लगातार सरकार के पीछे एकजुट होकर हम नहीं चलते हैं। जहाँ तक ये हादसा हुआ है जिसके परिप्रेक्ष्य में आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं जी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इस दुनिया में जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ वन नेशन विच इज़ रन बाय द आर्मी फॉर द आर्मी ऑफ द आर्मी। और वहाँ पर सेना जो है सारे शॉट्स को वो कॉल करती है और वहाँ का जुडिशियल सिस्टम भी जो है कहीं ना कहीं सेना के दबाव में रहता है। लेकिन मैं एक पेंटागन की एक ताज़ा रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें पाकिस्तान को लेकर दो बात कही गई। एक तो पूरे अगर एशिया की बात की जाए तो छद्म युद्ध छेड़ने के लिए वो जगह है, दूसरा अस्थिरता पैदा कर रहा है पाकिस्तान। ये दोनों पेंटागन की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान के लिए। फिर ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो सियासी बयानात हमारे सामने आते हैं उनमें सीधा पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं किया जाता? ये गुजारिश वाली भावना कब तक? देखिए, ये आप देख लीजिए कि पहले जो हमारे यहाँ पर सरकार थी, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबको स्थिति का मालूम है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो हमारे यहाँ की सरकार थी वो गुजारिश की टोन में बात करती थी, सॉफ्ट एटीट्यूड रखती थी। तो आपको लगता है मोदी का जो तेवर है इस बार काम आएगा? जमाना बदल गया है, पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली में ज़माना बदल चुका है, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने भी पीछे कहा था। और पाकिस्तान को अपनी नीति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान जो है उसके पास सारी क्षमता है, लीडरशिप ने ये कमर कस रखी है इस बार, लगता है हमारे को ऐसा। चलिए मैं जुड़ूंगा आगे। किशन लाल जी हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी सर, बात तो दूसरी चल रही है। मेरी एक समस्या रखनी थी आपके सामने राजस्थान सरकार से। जी बताइए। जी सर, मैं ये जो सोलर ऊर्जा प्लांट लगवाया था सर हमने। जी हेलो, सुन रहे हैं सर? किशन लाल जी, बिल्कुल इस मसले पर मैं बात करूंगा। इस नंबर पर आप शो के बाद जरूर अपना सवाल रखिएगा। माफी चाहूंगा कि इस मसले पर अभी हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपसे जानना चाहूंगा कि जो रुख अभी सरकार का है, मोदी ने जिस तरह से संसद में बयान रखा और जसबीर सिंह जी जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए इतना पर्याप्त है? देखिए, मोदी जी हर किस्म का बयान दे चुके हैं और ये एक इत्तेफाक है, जब भी सरकारें बदली होती हैं पाकिस्तान के लिए खुले दिल से यानी ओपन बुक के साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनका तजर्बा वही हो जाता है जो पहले की सरकारों का होता है। बातचीत करने के लिए मोदी जी भी तैयार थे, सब कुछ तैयार थे, उनकी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने के लिए भी तैयार थे, उन्होंने तो बढ़ाया भी, लेकिन बात वही हुई क्योंकि वो किससे दोस्ती करना चाहते हैं। आप वहाँ की पाकिस्तान में पहले तो ये है कि जो सिविल गवर्नमेंट है उनको खुद को पता नहीं है कि किसका कंट्रोल है वहाँ पर जी। ना आप कहते हैं आर्मी का कंट्रोल है, ISI का कंट्रोल है, लेकिन वहाँ उनका भी पूरा कंट्रोल नहीं है। उनके आधे देश में अराजकता है, उनका सारे जो सिविल प्रशासन है और जुडिशरी तक इन लोगों से डरे हुए हैं। डर के मारे ना मीडिया कुछ कह रहा है। आप देखिए वहाँ का मीडिया में देखिए कोई खास इनके खिलाफ कुछ आवाज़ उठती है, बहुत म्यूट तरीके से उठती है। तो इसलिए मोदी जी के सामने भी बड़ा धर्म संकट है कि अब करे तो ऐसे जी। आपका क्या करो बोलो इसके। भगवान सिंह जी, आपको नहीं लगता कि इस मसले पर पाक उच्चायुक्त को तलब किया जाना चाहिए था? देखिए, पाक उच्चायुक्त को तलब करने का जितना बड़ा मसला तो नहीं है, क्योंकि यस नाराजगी जरूर जता दी और हमारे देश के 168 बेगुनाह लोगों की जान का दोषी है वो शख्स। ये बात सही है, लेकिन चूंकि वो कोई हल करने वाली बात नहीं है। यदि आप उच्चायुक्त को बुलाएंगे भी और उनको ताकीद करें, कुछ भी करें, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि वो तो एक एक्सट्रीम स्टेप हो गया। आप अभी उनको मौका दिया है, उनको कहा है कि आप हायर कोर्ट में अपील कीजिए। सुनील शर्मा जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। एक्सट्रीम स्टेप वाली बात है, क्या हर बार हमें इंतजार करना होगा कि हमारे साथ मुंबई हमले जैसी त्रासदी दोबारा दोहराई जाए, या फिर सरकारों को सख्त रुख कहीं किसी मसले पर लाना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पहली बात तो पाकिस्तान का जो पूरा निर्माण हुआ है वो निर्माण ही घृणा के आधार पे एक निर्माण हुआ है। सच्ची बात तो ये कि मैं जिस दल से बिलोंग करता हूँ, हम लोग तो सदा से मान्यता रही है कि किसी भी एक धर्म के ऊपर आधारित राज्य और राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता।
और किसी भी राष्ट्र को एक धर्म जोड़ के नहीं रख सकता। पाकिस्तान का जो पूरा जो फेल्योर है वो पूरा फेल्योर इसी चीज को इंडिकेट करता है। एक जमाने में पाकिस्तान डोमिनियन था, डोमिनियन से वो मुस्लिम स्टेट बना, मुस्लिम स्टेट से इस्लामिक स्टेट बना और इस्लामिक स्टेट से अब वो टेररिस्ट स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। अब रही बात ये, जहां तक दलगत राजनीति का सवाल है, तो मैं आपको इस बारे में कम से कम कांग्रेस की तरफ से एक बात आश्वस्त करना चाहूंगा कि कांग्रेस राष्ट्र के मामले में कभी भी दलगत राजनीति और उस बहस के मुसाहिबे के अंदर कभी भी नहीं पड़ती। जब भी राष्ट्र की बात है तो कांग्रेस सबसे आगे है, सबसे आगे है, और वहां कहीं भी कोई राजनीति की बात नहीं है। रही बात पिछले 10 साल की सरकार की बात, तो पिछले 10 साल की सरकार के जमाने में कम से कम वो सब तो नहीं हो रहा था जो इन दिनों हो रहा है। अब तो 56 इंच के सीने वाले की सरकार है। तो प्रश्न एक है कि यहां केवल उस टाइम भी अतिशयोक्ति अतिरंजित करने की बात की जाती थी। मैं उतनी मैच्योरिटी की बात तो नहीं करूंगा कि 56 इंच के सीने वाले लोग ऐसा कर दें वैसा कर दें, क्योंकि ये बात एक बिल्कुल एक, जब आप डिप्लोमेटिक चैनल की बात करते हैं, राष्ट्रों की बात करते हैं, तो राष्ट्रों के अंदर आपको बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स आपको इवोक करने होते हैं, बजाय कि हम केवल बेकार की बकवास करें कि हम 56 इंच के सीने वाले हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। देखिए कभी भी कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर इस ढंग से नहीं होता। एक सिंसियर आपको डायलॉग्स करने होते हैं, आपको बताना होता है, सामने वाले को समझाना होता है कि व्हाट यू आर डूइंग। क्या आपको लगता है अभी भी डायलॉग की गुंजाइश है जैसे हालात पैदा हुए हैं देश के सामने? देखिए मेरी बात सुनिए, इसको बिना हम केवल एक जिंगोनिज्म की बात नहीं करें, युद्धोन्माद की बात नहीं करें। प्रश्न एक है कि निश्चित रूप से अभी बात करने की पूरी गुंजाइश है। सरकार को हमें डिफरेंट चैनल से। विजय सोनी जी हमारे साथ जयपुर से बने, मैं एक बार उनके पास जाऊंगा, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। विजय जी बताइए आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था कि जो इतने गुनाह करने वालों को अगर आजाद कर दिया जाएगा तो उनको तो आगे गुनाह करने का और मौका मिल जाएगा। बिल्कुल अहम बात यह है। शुक्रिया विजय जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनील जी, मेरा सवाल ये था कि अगर नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे की बात की जाती है तो शुरुआत के दौर में रूसे हुए नाराज नजर आते हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात तक नहीं करते। मसला होता है सीमा पर तनाव का, कश्मीर में बार बार संघर्ष विराम के उल्लंघन का, और उससे पहले हमारी तरफ से कोशिश होती है जब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो हम पेशकश करते हैं कि आप आइए और बात कीजिए। मैं इन दो रुख की बात कर रहा हूं, इसके बाद अब तीसरे रुख क्या होना चाहिए? देखिए बात एक है, वैसे तो इसका जिस तरह से प्रतिरोध इसके बारे में दर्ज किया जाना चाहिए तो निस्संदेह रूप से मोदी जी की सरकार वैसा नहीं कर पाई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और सच्ची बात तो है कि जिस ढंग से देखिए आप अच्छे से ध्यान रखिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर इस बात को बहुत प्रॉपर्ली एक्सपोज किया गया कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट प्रोन स्टेट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईमानदारी की बात है नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से कि कश्मीर का मुद्दा वापस पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठाने में भी कामयाब हुआ है। यह अपने आप सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर वो यूएन के लेवल के ऊपर इसको ले जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो सब कुछ हुआ है इसके बाद सरकार को जिस ढंग से रिएक्ट करना चाहिए था वो निस्संदेह अभी तक रिएक्ट नहीं किया गया। मेरा यही सवाल था। बिल्कुल मैं भगवान सिंह जी की बात से थोड़ा ना इत्तेफाकी रखता हूं। इस बारे में निश्चित रूप से डिप्लोमेट को बुलाया जाना चाहिए था, पाकिस्तान का जो उच्चायुक्त है उससे बुलाया जाना चाहिए था, उसे बता के बहुत स्पष्ट बताया जाना चाहिए था कि अच्छी तरह एक बात समझ लीजिएगा कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की जिस बात के ऊपर पाकिस्तान पिछले इतने सालों के रह के और एक अपनी बर्बादी को इन्वाइट कर रहा है वो चीज आगे नहीं चलने वाली है। यही मेरा सवाल था इस मुद्दे को लेकर। जी बहुत ही क्लियर कट आपको पाकिस्तान को मुकेश जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह से बात उठाई जानी चाहिए थी क्यों नहीं उठाई गई? अश्विनी जी, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के मित्रों की एक फितरत है। वो कहते हैं कि हम देश की बातों पे सब कांग्रेस जो है सरकार के साथ खड़ी हुई है। आज जिस मुद्दे के लेके अपन बात कर रहे हैं, चाहे जिस प्रकार से पिछले 4-6 महीने में प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के स्तर पे एक भारत की एक नई पहचान बनाई है, एक नया लुक दिया है और एक लगा है कि भाई देश में कोई मजबूत आदमी आया है। मेक इन इंडिया की बात तब होगी जब जिसको लेकर के मसूनी जी उस मसले पर तो आप आइए। मैं उसी बात कह रहा हूं तो बनिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश देने का काम किया है पाकिस्तान को कि 2 दिन पहले जो घटनाक्रम घटा और पूरा विश्व उस पर जिस प्रकार से स्तब्ध रह गया, उसके बाद पाकिस्तान का इस प्रकार का ये एक प्रकार का निर्णय आना और उसमें एक आतंकवादी को छोड़ना, इसमें ये दोगलापन तो साफ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जिस प्रकार से नवाज शरीफ के साथ बेरुखी और इंटरनेशनल लेवल पे जिस ढंग से मोदी जी ने देश को प्रेजेंट किया है, चाहे आपने देखा होगा 121 देशों ने योग, अभी 21 जून को योग दिवस मना, तो ये एक प्रकार से सरकार को ये मानना चाहिए ना कि भाई सारी चीज़ें कहीं से आई हैं।
तो मैं ये कहना चाहूंगा मैं कि बिल्कुल। मोटे तौर पे अपन देखें तो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को एक प्रकार से, मेरे ख्याल से ये जवाब की अपेक्षा मैं नहीं कर रहा था, और मेरे हिसाब से इसके मुतालिक ये जवाब भी नहीं था। जसबीर जी, देखिए अभी सुनील जी कह रहे थे छल तो बोल रहे और छलनी क्या बोलेगी। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कमज़ोर रवैया अपनाया है। शर्म अल शेख में यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री जाकर ये मानने को तैयार हो गए, वह मान गए कि हमने बलूचिस्तान के अंदर हमारी तरफ से गतिविधियां हो रही हैं, ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जब पिछली बार अलगाववादियों से यूपीए सरकार जो बातें करती थी और यूपीए सरकार के नेतृत्व में जब वो अलगाववादी एम्बेसडर से बात करते थे फिर भी ये बातचीत चलाते रहे। ये पहली बार हुआ कि अलगाववादियों से जब पाकिस्तान के एम्बेसडर ने दिल्ली में बातचीत की तो तुरंत विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया गया। ये मैसेज उन्होंने दिया और नरेंद्र जो प्रधानमंत्री हैं समय समय के ऊपर मजबूती का संदेश दे रहे हैं, कमजोरी का संदेश कहीं नहीं दिया गया है। सुनील जी, आप इस बात से इत्तेफाकी रखेंगे? देखिए बात एक है, जसबीर जी बड़ी जोरदार बात करें कि अलगाववादियों से बात करने के ऊपर नरेंद्र मोदी ने विड्रॉ कर लिया। अलगाववादियों से बात करने के लिए आप नवाज शरीफ को उसको तो आप विड्रॉ करें, मैं खुद सज्जाद लोन के साथ चुनाव लड़ रहे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जो लोग सज्जाद लोन जो हमेशा से भारत को तोड़ने की बात करता है, जो हमेशा भारत की एकता और अखंडता की तोड़ने की बात करता है, अगर उसके साथ आज भाजपा मिलकर सरकार बनाने की मंसूबे पाल रही है तो इनका खुद का राष्ट्रवाद ये अहम सवाल है, इसको जानने की जरूरत है। बिल्कुल सज्जाद लोन के साथ आप सज्जाद लोन के साथ पार्टी की आप सज्जाद लोन के साथ सज्जाद लोन की बिटिया को आप चुनाव लड़ा रहे, सज्जाद लोन की बिटिया को चुनाव लड़ा रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कश्मीर की आपको शर्म आनी चाहिए। इसको बदलने का काम आप देखेंगे कि अगले कुछ जो लोग सज्जाद लोन के साथ चुनाव लड़ने की बात सोचते हैं, जो पृथकतावादियों के साथ चुनाव लड़ने की सोचते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये बात आप राष्ट्रवाद की बात आप मत करिए। पहली बार एक सरकार ठोस रवैया अपना रही है, सख्त रवैया अपना रही है। जो देश को तोड़ने वालों के साथ, जो देश के तोड़ने वालों के साथ वोट चुनाव लड़ते हैं लोग और बात बना रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आप बात अलगाववादियों की बात कर रहे हैं आप लोग। ये जानना काफी जरूरी है, हम सबके लिए अहम सवाल है कि आखिर सरकार की क्या मंशा है और इस पर कैसे निकला जा सकता है। कृष्णा गौरानी जी, आशु जी हमारे साथ जयपुर से बने। चलिए मैं जसबीर जी आऊंगा आपके पास, कृष्णा जी को सुनते हैं पहले। कृष्णा जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं तो ये कहूँगा छोटी सी बात मैं आपकी बहन से सुन रहा हूँ और काफी मेरे को अच्छा भी लग रहा है इसमें। सर पहली बात तो बच्चे चाहे हमारे भारत के हो चाहे पाकिस्तान के बच्चे कहीं के भी हो, शौक तो होता ही है जी। बस सर जो जिस कंट्री को टेररिस्ट मान लिया गया है, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर मुझे कोई सुन भी पा रहा है या यहाँ पे बीजेपी बिल्कुल सब सुन रहे हैं, आपको बताइए। तो मैं तो यही कहूँगा सर, भारत के जो जितने भी हमारे पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट है वो इमीडिएटली खत्म कर देना चाहिए। शुक्रिया 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 कृष्णा जी इस बात के लिए। आशु जी आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे दो सवाल हैं आपसे जी। ये पहला सवाल है मुकेश जी से, दूसरा सवाल है सुनील जी से। जी पहला सवाल सुनील जी से ये है कि जब इनके सरकार के टेन्योर में आतंकवादी हमला होता है, बॉम्बे में आतंकवादी घुसते हैं, वो सारी हरकतें करते हैं, इतना बड़ा मूवमेंट होता है, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से भुला दिया जाता है जी। और उस आतंकवादी के रखरखाव के ऊपर एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया जाता है। और मुकेश जी से क्या सवाल है आपका? जी मुकेश जी से दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आज भारत के अंदर रहने वाले आम नागरिक को भी पता है कि आतंकवाद की क्या तस्वीर है और किस तरह का ये भयावह रूप ले चुका है, तो उसके लिए क्यों ना कोई माकूल और ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? बिल्कुल, मैं इन दोनों सवालों का जवाब लूंगा। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी, बने रहिए ब्रेक फाइट के साथ। निश्चित रूप से आतंक के विरोध में भारत सरकार का और भारत का रुख कड़ा होना चाहिए और इसको किसी भी रूप में सहन करना अब हमारे लिए संभव नहीं है। काफ़ी समय हो गया है और आज़ादी के आज इतने सालों के बाद भी पाकिस्तान वही हरकतें दोहराता जा रहा है, तो वाकई कड़ा रुख अपनाएंगे। बहुत नरम पंथी अपन ने अपनाई, अटल जी ने तो बहुत ही ज़्यादा नरम पंथी अपनाई थी, लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसे डायनामिक प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिले हैं तो कड़ा रुख अपनाना चाहिए।
जब बाहर के राष्ट्र क्या करते हैं इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो चीज़ें हो रही है वो बराबर नहीं हो रही हैं। हमारे देश ने एक परिपक्वता और मैच्योरिटी दिखा के हम उनके साथ ये जो कार्नेज हुआ उसमें हम लोग भी सहभागी है दुख में, और हम लोगों ने भी उसका निषेध किया। जैसे ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को जमानत दिए जाने का समाचार मिला, उन्होंने तुरंत ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को स्पष्ट शब्दों में हमारे रुख से अवगत करा दिया और बता दिया कि हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि लश्कर ए तौयबा के ऑपरेशनल कमांडर जकी उर रहमान लखवी, जो मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है और जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है, को जमानत पर छोड़ा जाए। इनको मदद करते हैं उन्हीं को ये खा जाते हैं अल्टीमेटली। तो ये हिंदुस्तान सरहद के इस पार और सरहद के उस पार जो भी धार्मिक कट्टरता प्रदर्शित करते हैं अपने वचन से, अपने कार्य से, उनके खिलाफ मर्सीलेसली, बेरहमी से उनको पेश आना चाहिए। दिखावा है पाकिस्तान का, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और पाकिस्तान सच में टेररिस्ट स्टेट है। अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस में हफीज सईद को एक टेररिस्ट का ओहदा दिया गया है, उसके बावजूद कुछ नहीं करते। पाकिस्तान का रवैया डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद। आज हमारा सवाल है, क्या पाकिस्तान आतंकी घटनाओं से सबक नहीं लेना चाहता? हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर आप अपनी राय दे सकते हैं। उस्मान खान साहब जयपुर से जुड़े हैं, बताइए उस्मान जी। नमस्कार सर, बताइए। सर मैं ये जो हमारे नेता बेटे बीजेपी और कांग्रेस के, सबसे पहले तो मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये नहीं टिका है कि इस प्रधानमंत्री ने ये कहा, इस प्रधानमंत्री ने ये करा। आप सिर्फ हम सब साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम सब साथ हैं, ये लोगों को जगाए। ये नहीं जगाए कि हमारे नेता ने ये किया था, हमारे नेता ने सीना चौड़ा कर, वो नेता हमारा ढंग से बात नहीं कर पाते थे। बिल्कुल वाजिब सवाल है, शुक्रिया आपका भगवान सिंह जी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नेताओं को हमने फिर से सुना, क्या ये प्रतिक्रिया ठीक थी? क्योंकि मैं हर आतंकी हमले के बाद ऐसा सुनता आया हूं, हर बार जब पाकिस्तान धोखा देता है तब मैं ऐसा सुनता आया हूं, इस बार नया क्या था? देखिए, बात यह है कि हमारी नेशनल पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये आपको तय करना है कि आप उनसे शांति चाहते हैं या लड़ाई चाहते हैं। आपने देखा कि शांति रखने के लिए बात करना ज़रूरी है, लड़ाई करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन यदि आपका इरादा है कि हमने अल्टीमेटली इनको वॉर करके, लड़ाई करके ही सीख देनी है, तब तो डी एस्केलेट नहीं करो, इसको एस्केलेट करो सिचुएशन को। तब तो आप सारा कुछ आपके पास जो भी तामझाम है, जो भी आपके पास सोर्सेज है। एक बड़ा सवाल जो शुरुआत में भी मैंने जिक्र किया, सबको पता है लश्कर कहां से चलता है, सबको पता है कि क्या हाल है इंडियन मुजाहिदीन के, जमीन कहां पर है, उनके कमांडर कौन है। हाफिज सईद की बात हो, दाऊद इब्राहिम की बात हो, या फिर बात हो अभी तो हर मामले के, लखवी की बात कर लीजिए, हर मामले में आप देखिए जमीन पाकिस्तान की होती है। हमें पता है कि दाऊद का रिश्तेदार कौन है, वहां पर शादी कब अपनी बेटी की किससे करता है। हम ऐसे मसलों को क्यों नहीं उठाते? क्यों पाकिस्तान को नहीं कहते कि इनको बाहर करो, ये जमीन तुम्हारी इस बात के लिए नहीं? नहीं, बात ये कहते रहे हैं, ये तो हमेशा ही कहते रहे हैं कि ये जो दाऊद इब्राहिम, लेकिन क्या वो अंदाज ठीक है हमारा? नहीं, और क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। या तो आपके अमेरिकन जैसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि यू गो एंड गेट हिम, यदि वो आपके पास है नहीं अभी। जब आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो आप बात उसके मुताबिक ये मंशा कमजोरी हमारी सरकारों में नजर आती है आपको कि वो ताकत, वो कुव्वत हम आजादी के 6 दशक बाद भी पैदा नहीं कर पाए? नहीं कर पाए, वो तो कई रीजन है उसके, तो बहुत बड़े हैं। लेकिन आज के दिन आपको क्या कारण लगता है? मेरे को कारण ये लगता है कि हमने, हमारी कोई भी चाहे सरकार रही है आज तक 60 सालों में, हमने, हमारी कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, हमारा कोई मिलिट्री बात आती है प्लानिंग की। जसबीर सिंह जी, अब मैं जानना चाहूंगा, प्लानिंग की बात करना चाहूंगा कि प्लानिंग क्या है पाकिस्तान पर? अगर दबाव बनाने की नीयत की बात की जाती है, कहां दबाव बनाएंगे? क्या इस तरह से? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जैसा अभी भगवान सिंह जी कह रहे थे, उसको बनाना बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे देश की। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि पिछले काफ़ी लंबे वर्षों में ऐसी कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बन पाई। जो हमारी फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी है, उसके अनेक कार्यक्रमों के अंदर जो अजीत डोवाल साहब है, जो अभी प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो भी आते रहे हैं। हम लोगों की उनसे भी चर्चा होती रही
और वो इस मामले में हमेशा उनका ये स्टैंड था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बननी चाहिए जी। अब चूंकि वो पॉलिसी मेकिंग के स्थान पर हैं और इन्फ्लुएंशियल हैं, वो सारी पॉलिसी को बनाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है जी। जो भगवान सिंह जी दूसरी बात कह रहे हैं, कैपेबिलिटी आपको अपने आप में पैदा करनी पड़ेगी और वो सामर्थ्य की दिशा में जब तक आप बात भी करते रहेंगे, लेकिन बात करने का जो अभी जो प्रेजेंट सरकार है उसने जो स्टैंड लिया है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़, टेररिस्ट को किसी भी किस्म का आप एनकरेजमेंट देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उसके साथ साथ हमारी सरकार, भारत की सरकार आपके साथ बातचीत नहीं करेगी। ये मैसेज जितने क्लियर शब्दों के अंदर भारत की सरकार ने पिछले कुछ समय के अंदर 2-3-4 महीनों के अंदर दिया है पाकिस्तान को, उसका प्रभाव निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और दूसरी जो हादसा ये अभी पेशावर में जो राजनाथ सिंह जी जो बात कर रहे थे, हादसा हुआ है अश्विनी जी, उसका भी पाकिस्तान की सरकार पर अब यह दबाव बढ़ गया है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज एक दिन उनके देश को ही निगल जाएंगी। दुनिया के सामने जाहिर है मुंबई हमलों के 99% सबूत पाकिस्तान के पास है। 7 आरोपी हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है। लखवी उनमें से अगर बरी हो जाता है, उसको आरोप मुक्त कर दिया जाता है, पैरवी ठीक से नहीं होती। इसके लिए किसको जिम्मेदार बताएगी हमारी सरकार? इसके तो पाकिस्तान सरकार ही जिम्मेदार है इसके लिए, और पाकिस्तान सरकार पर यह दबाव बनाना पड़ेगा और जिसको बनाया जा रहा है। जैसे कि अभी आप बता रहे थे, भारत की विदेश मंत्री ने कहा है कि वहां पर जो हमारे एम्बेसडर थे उन्होंने तत्काल विदेश विभाग सुनील जी, क्या ये रुख ठीक है? इससे दबाव बन पाएगा? ये देखिए, बात एक है कि आपको उनके एग्रेशन को आपको डिफरेंट ढंग से उसी प्रोपोर्शन के अंदर आपको उन्हें बहुत क्लियर कट शब्दों में कुछ बात बतानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप जब पहले तो आप मैं पॉलिसीज के बारे में बता रहा हूँ कि इन्होंने स्ट्रेटेजिक बात की है, तो स्ट्रेटेजिक बात में आपको बताना चाहूंगा कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन वी इनिशिएटेड इट, हमने इसको प्रोपाउंड किया, हमने इसको डेवलप किया। मुझे पता नहीं सिंह साहब को इस बारे में पता है नहीं है कि किस कोल्ड स्टार्ट जो डॉक्ट्राइन है वो किस ढंग से हमने प्रोपाउंड किया और किस ढंग से उसके कारण पाकिस्तान के मन के अंदर या हमारे जो दुश्मन देश है उनके मनों के अंदर एक खौफ एक डेवलप हुआ है। रही बात यह कि अब इसको इस प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर क्या किया जाए, तो निस्संदेह एक बहुत कड़े शब्दों में हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि देखिए, बातें करने से कुछ नतीजा नहीं निकलता कि आप लगातार के लिए एक बात कहेंगे हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वैसे हैं। आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर कट बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे डिफरेंट जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, अगर आपको ध्यान हो, हमने इस बारे में काफी प्रयास भी किया और कई सरकारों ने पाकिस्तान को लगभग फेल्ड एंड टेररिस्ट स्टेट के वर्ग के ऊपर पहुंचा दिया। तो यहां वापस आपको यूनाइटेड नेशन में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको याद हो उसी जमाने के अंदर हाफिज मोहम्मद सईद को भी यूनाइटेड नेशन ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया। लेकिन उसी जमाने में घूमता है, जैसा कि जिक्र हुआ, लखवी जेल में रहकर बाप बन जाता है। नहीं, लखवी को भी कम हमारे प्रयासों से हमने यूनाइटेड नेशन से भी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, यूनाइटेड स्टेट से भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया, और 8 अदर जो वेस्टर्न जो मुल्क है उन्होंने भी टेररिस्ट इनको डिक्लेयर किया। अब बात एक है कि और ज्यादा इनको कैसे स्ट्रिंजेंट या इनको कैसे बांधा जाए, इसके ऊपर एक बहुत प्रॉपर एक पॉलिसी करनी पड़ेगी। और उन पॉलिसीज के लिए सरकार, मुझे अभी लगता है कि उस लेवल में प्रतिबद्ध नहीं जितना उन्हें प्रतिबद्ध होना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान का एक दोगला चरित्र रहा है। पाकिस्तान हमेशा गुड एंड बैड तालिबान की बात जो करता है, और यही कारण है, इसी के कारण है कि आज पाकिस्तान इस दशा में अभी भी पेशावर के बाद भी सबक नहीं लिया पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल निस्संदेह सबक नहीं लिया। अगर सबक ही लिया होता तो आज पेशावर की घटना हो रही है और तीसरे दिन लखवी को अगर बेल मिलती है, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता हूं। दूसरी बात अश्विनी को बहुत मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, प्रश्न मानसिकता का है। प्रश्न मानसिकता का है। प्रश्न है कि वो पूरा जो पाकिस्तान का जो राष्ट्र राज्य है वो किसको आइकनाइज कर रहा है। अगर आप जिन बच्चों की बात भी करें तो 9th क्लास के जो बच्चा बचा है, उस बच्चे का नाम दाऊद इब्राहिम है। जिस बच्चे के पांव में गोली लगी उस बच्चे का नाम ओसामा बिन लादेन है। तो यानी बात है कि पूरे समाज का जिस ढंग से उन्होंने रेडिकलाइजेशन कर दिया है। देखिए, मैं आपको पहले मैंने अपनी बात चालू करते हुए एक बात कही थी आपको कि अगर आप किसी भी समाज को धर्मांध कर देंगे, किसी भी समाज को अगर आप कट्टर बना देंगे, हमारी पार्टी का इस बारे में बहुत क्लियर कट स्टैंड है। लेकिन आपको नहीं लगता टेक इट ग्रांटेड वाली कंडीशन पाकिस्तान को में पैदा हो गई है भारत को लेकर? नहीं, कहीं ना कहीं इस बारे में एक है कि हम उतना क्लियर कट बातें उन्हें उतनी बात नहीं कह पा रहे, और उसके पीछे रीजन भी है कि देखिए, बात एक है कि कमजोर सरकार और मजबूत सरकार की बात करें, क्योंकि ये लोग लगातार इस बारे में पाकिस्तान अच्छे बुरे तालिबान की बात करेगा और हम कमजोर और अच्छे सरकार की बात में उलझ जाएंगे। तो कहीं जाकिर साहब बीकानेर से बने, जाकिर साहब डिस्कनेक्ट हो गए इंतजार के बाद। मैं मुकेश जी अब आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसी बहस में उलझे रहेंगे? अच्छी और बुरी सरकार, मजबूत और कमजोर सरकार,
और इस बीच में पाकिस्तान अपनी मर्जी चलाता जाएगा? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट मत है। जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 3-4 महीनों में पूरे विश्व में एक वातावरण बनाया है कि भारत का एक मजबूत पक्ष उन्होंने रखा, और आज भी जिस प्रकार की संसद की कार्रवाई में उन्होंने बहस का जवाब दिया, माननीय विदेश मंत्री जी ने जिस प्रकार से जवाब दिया है, तो निश्चित रूप से सरकार का जो एक स्पष्ट रवैया है पाकिस्तान के प्रति, वो स्पष्ट है कि वो तुरंत कार्रवाई, दृढ़ कार्रवाई करने में विश्वास करने वाले हैं। लेकिन मोदी जी का वो असर नजर नहीं आता पाकिस्तान पर। नवाज शरीफ से जितने तेवर भारत में नरेंद्र मोदी के, उतने तेवर पाकिस्तान में नवाज शरीफ के। ऐसा क्यों? मैं इसीलिए कह रहा हूँ सुनील जी कि आदरणीय भगवान सिंह जी ने जैसा कहा कि देश को अब इस स्थिति में आ गया कि ये सारे मुद्दों पे कहीं न कहीं फैसले का समय आ गया है, और निश्चित रूप से आप देखिए आगे आगे कदम बढ़ेंगे जो तो हमको एक अच्छा फैसला इसमें दिखेगा। लेकिन भगवान सिंह जी ने जो बात छोड़ी थी, जी सुनील, देश को एक मजबूत स्थिति में हम देखिए बात प्रकार से भगवान सिंह जी ने बात छोड़ी थी, एक साफ तौर पर कहा था कि 6 दशक बाद भी किसी सरकार में वो कुव्वत नहीं है कि पाकिस्तान से उठाकर ले आए। हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को हर बार मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? मांगने से देगा भी कौन? मैं वही कह रहा हूँ कि 6 दशक में, अब सुनील जी क्या है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, सारी चीजें इनकी है, लेकिन 6 दशक में सबसे ज्यादा राज इन्होंने किया है, किस प्रकार से देश की दुर्गति की है। मैं उस सब सारे बातों, चलिए मैं उस पर भी बात कर लूंगा, आपके पास जुड़ूंगा, बिल्कुल आपसे जुड़ूंगा। मंजूर अहमद साहब को सुन लेते, जयपुर से बने, बताइए। हेलो जी मंजूर साहब। हाँ, मैं ये साहब ये अपने मुकेश जी से पूछना चाहता हूँ सरदार जी से कि ये बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी जी, अगर आज हमारे इस वक्त के ऊपर लखवी जैसे बंदे को ये लोग छोड़ देते हैं, तो सलामती कौंसिल के अंदर अपनी बात रखने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ाते बात को, और इस अपनी बात को दूसरी तरीके से सरकार मतलब पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए, उनके हाई कमिश्नर को बुला करके और अपना विरोध दर्ज कराए। इन चीजों के ऊपर भी इनको और देना चाहिए। शुक्रिया इस राय के लिए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और मसले पर चर्चा जारी रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी सरकार में कुव्वत कैसे पैदा की जाए ताकि पाकिस्तान पर दबाव बने। ब्रेक के बाद जानेंगे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दोषी को पाकिस्तान द्वारा रिहा करना उसके दोहरी नीति को अपनाता है। आईएसआई के बलबूते ही आतंकवादी अपने कैंप चला रहे हैं, और इनके फलने फूलने में आईएसआई का पूरा हाथ है। कमरुद्दीन साहब जयपुर से जुड़े हैं इस बहस में हमारे साथ, बताइए आपका क्या कहना है? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था जी, ये बीजेपी जो लीडर हैं बैठे हुए हैं अभी चैनल पे जी, ये बार बार और ये सभी करीब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने काफी पीछे धकेला है, मुल्क को पीछे धकेला है। अभी इनको 6 महीने के करीब हो गए और पाकिस्तान की हरकत बार बार वही रहती है जी। इन 6 महीनों में इन्होंने क्या कदम उठाया? ये भी कहते हैं बार बार कड़े कदम उठाने की, मगर इन्होंने कड़ा कदम उठाया क्या है अभी तक? जी, मंशा की बात की जा रही है। जसबीर साहब आपको क्या लगता है? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर आप किसी भी देश के ऊपर कोई भी बात के ऊपर आप एकदम हमला नहीं कर सकते, सबको मालूम है। और पाकिस्तान भी चाहे वो फेल्ड स्टेट है, वहाँ आपको नहीं लगता है कि लेकिन हर बार हम गुजारिश के मोड में होता है और पाकिस्तान के कान पर जू तक नहीं रेंगती हमारी इन बातों की? भारत के प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री जिस तरीके से बात कर रही हैं वो बिल्कुल नरम रवैया नहीं है। जिस सख्त भाषा के अंदर बात की जा सकती है उसी सख्त भाषा के अंदर बात की जा रही है। सुनील जी, इसका असर हो जाएगा क्या? पाकिस्तान को पूरा संदेश दिया जा रहा है इस बात का कि आप अपने रवैये को सुधारिएगा, नहीं तो उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। कब तक देंगे, कितने मौके देंगे, मेरा यही सवाल है सुनील जी। देखिए बात एक है, ये कमरुद्दीन जो बात कह रहे थे बात बहुत दमदार बात थी कि जब हमारी सरकार थी तब आप लगातार ये बात कहते थे कि अगर एक सर कटा तो हम 20 सर काट के लाएंगे। अभी चुनाव के अंदर 12 सिपाहियों के सर कटे, आपने क्या किया?
बात है कि इन्हीं चीजों से तो देखिए आप लोग बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको याद नहीं है, आप संस्कारों का परिचय दीजिए साहब, संस्कारवान पार्टी वाले लोग हैं, जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूं ना, तो आप जब मैं बोलूं आप भी बोल रहे थे इसलिए बोल रहे हैं। तो बात एक है कि जब आप बात करते हो तो आप ये कहते थे हमारे एक सर के बदले में हम 10 सर काटेंगे। अब आज जब भारत के सिपाहियों के उन सपूतों के जब सर कटते हैं तो सरकार केवल और केवल नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के एयर कंडीशनर रूम्स के अंदर बैठ के केवल बातें बनाती है। तो उन बातों से बात नहीं बनने वाली है। बात है कि आपने जो बात की थी, आपने जो आकांक्षाएं जनाकांक्षाएं लोगों की बढ़ाई थी, आप उसके अनुरूप काम करिए, आप लेके आइए 10। बट आप यू टर्न सरकार है, सच्ची बात तो यह है, ये यू टर्न सरकार है, हर चीज के ऊपर यू टर्न करती है। आपने जब एक बात कही थी, एक सर कटेगा हम 20 सर काट के लाएंगे, आप 12 सिपाहियों के सर कटे, इसके लिए आप 12 सर कटे, आपने क्या किया उसके लिए? सरकारें विज्ञप्ति जारी नहीं करती हैं और सेना ने सीमा के ऊपर पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है। उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पेशावर की घटना के दूसरे दिन आप जमानत दे दी जाती है। आपने 50 साल में उनका बहुत बढ़ा दिया, उनका हौसला आपने बढ़ाया 50 वर्षों के अंदर। आप किस जन की सरकार है, बात बनाने वाली सरकार है, मार्केटिंग की सरकार है, 60 साल मार्केटिंग की सरकारों से नतीजा नहीं निकलता है। अपने गाल बजाइए, अपने गाल बजाने से कुछ नहीं होता है, केवल ये सरकार गाल बजाने वाली सरकार है। इस तरीके के आरोप लगाकर आप अपनी कमजोरी केवल गाल बजाने वाली सरकार है। ये सिंह साहब गाल बजाने वाली सरकार है, ये सरकार केवल गाल बजाने के अलावा कुछ भी नहीं काम करती है। पहली बार सख्त रवैये से पाकिस्तान के साथ उस भाषा में बात करी है जिसमें करनी चाहिए थी। यही वो सरकार है, मेरी बात सुनिए, ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराधिकार लेके बैठे, जिन्होंने आगरा समिट के अंदर चिनाब से ऊपर वाले सारे कश्मीर को पाकिस्तान देने की बात कर ली थी। सेना ने जो कुछ जीता पाकिस्तान से तीनों लड़ाइयों में, आपके राजनेताओं ने टेबल पर हार दिया। बेकार की बात मत करिए आप अपनी कांग्रेस की सरकार थी पाकिस्तान। भगवान सिंह जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। भगवान सिंह जी सुमित जी, आप सूरजगढ़ से बने रहिएगा। एक बार अहम सवाल है जी भगवान सिंह जी, इस बहस के बीच में मैं सेना की राय जानना चाहूंगा, सेना की क्या मुसीबत होती है? क्योंकि ऐसे सवाल में सबसे पहले अगर खून किसी का खोलता है वो सेना है। आप तो सियाचिन भी उनको देने को तैयार थे, आप सोते रहते सियाचिन हमने लिया। चलिए देखिए जसबीर जी सुनील जी, भगवान सिंह जी से राय जानना जरूरी है। सेना की क्या हालत होती है इस बीच में? देखिए, आपको मैं ये बहस तो उसने क्या गलती की, हम क्या कर रहे हैं, ये तो आपकी पार्टियों का मामला है। मैं पार्टियों से उठकर बात कर रहा हूं कि देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमको हमारे दुश्मन के साथ, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, संवाद रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा जी। इसके बिना काम चल नहीं सकता है। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वॉर, जिन्होंने भी वॉर किया है, हम तो क्या पावरफुल हैं। अमेरिका ने पूरे इराक को तबाह कर दिया था, दूसरी गवर्नमेंट बदली कर दी थी, आर्मी को डिसबैंड कर दिया था, और आज देखिए क्या हालत है। ये जीत नहीं है, वॉर इज ए डिफीट। नाउ आप, हमें पता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतनी कैपेबल हैं कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और उनके एटम बम और नो बम उसकी कोई परवाह नहीं है हमें। लेकिन बात यह है, विल दैट सोल्व द प्रॉब्लम? दैट विल क्रिएट many other problems which हमारे अगले 60 साल और लग जाएंगे उसे समेटने में। तो इसलिए बात दरअसल ये है भगवान सिंह जी, पाकिस्तान समझेगा किस जुबान को? हम ये जानना चाहते हैं कि दरअसल वही तो मैं बात बता रहा हूं। अभी 6 दशक बीत चुके हैं, हम लोग सिर्फ बातचीत पर हैं और बातचीत के जरिए 6 दशक का इंतजार बीत गया। भारत ने भी काफी कुछ खोया। ताजा मसला अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान हुई हिंसा का जिक्र करूंगा मैं। जिस तरह से दहशतगर्द सीमा से आते हैं और एक आर्मी कैंप में घुस के जिस तरह से गोलियां चलाते हैं। देखिए, बात यह है कि साहब इसका जो हल है वो केवल इस बात में है कि पहली बात तो आप इतने बड़े ताकतवर हों कि आपको वो कैसे बात यह है कि आप ताकतवर का क्या मतलब है? आपके पास पिछले 20 साल में एक सेना में मैं कहूं कि दूसरी नीडल जो पुरानी टूट गई थी वो सही वापस रिप्लेस हुई है क्या? सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, बिल्कुल कमजोरी है। दूसरा बड़ा मसला जो अलर्ट्स जारी होते हैं, अब भी हम एक अलर्ट में, एक दहशत में, खुलेआम बाजार में जाने से आम आदमी को डर लगता है, पता नहीं अलर्ट जारी हुआ है, कब कौन क्या कर दे। अजी, आपके पास एक राइफल, जो मॉडर्न राइफल है, वो पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं है। आप मिसाइल, ठीक है, चांद पे भी जा सकते हैं, मंगल पे भी जा सकते हैं, चलेगी, कोई बात नहीं है। दैट इज दैट ओएसिस। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? देखिए, जो भी मैं तो ये कहूँगा कि एक तो आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग, उनकी प्रिपेयर्डनेस और इक्विपमेंट।
आप क्या राजी हैं इसमें, खुश हैं कि दोनों ठीक हैं? नहीं मैं है। आपको बताऊं, इक्विपमेंट में जो डेफिशिएंसी हमारे पास है, वो जो हमारे पास इक्विपमेंट है पुराना टूटा फूटा, उसकी डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाए तो भी हम सोचेंगे बड़े लकी Infrastructure ही हैं। नहीं खड़ा हुआ डिफेंस दरअसल तो इंडस्ट्री में। डेफिशिएंसी इतनी है आपकी कम्युनिकेशन में, इक्विपमेंट में, वेपन्स में, मिसाइल्स में, गन्स में। आपके पास यदि मिसाइल्स हैं तो उनको रखने के लिए सिलोज नहीं है। सिलोज आपको एसी होना चाहिए, 24 आवर्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए। आर्मी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अनइंटरप्टेड वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही है। नाउ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आपकी वेपन प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी, ये एक बढ़ानी चाहिए। दूसरा, आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग एंड मोरल। मैं ये नहीं कहता कि हमारा मोरल बहुत डाउन है, ये तो एक इंडियन आर्मी है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं जो इतनी तकलीफ सहते हुए भी उनका मोरल बहुत अच्छा है। वो यूएन भी गए हैं तो सारे दूसरे की आर्मियों से अच्छे काम किए हैं उन्होंने। और हम काउंटर इंसर्जेंसी में दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अमेरिकन, चाइनीज़, इजरायलीज सब हमसे आके ट्रेनिंग लेते हैं। हमारी जो काउंटर इंसर्जेंसी सवाल है और इस पर गौर करना जरूरी है जी। ये है, लेकिन बात ये है कि आप ये देखिए, थर्ड पे कमीशन से लेकर आर्मी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट के साथ अपने जो इनको डिक्लेयर्ड पे एंड अलाउंसेज थे उनमें भी पूरे नहीं दिए। और आपके जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं वो उनके मेडल राष्ट्रपति को वापस कर रहे हैं। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। सुमित जी सूरतगढ़ से बने, सुमित जी। और आपके मोदी जी ने सबसे पहले पूरे आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे सारे भगवान बोला सिंह ठीक है हम आपके साथ हैं। उन्होंने हाँ भरी, उन्होंने प्रोमिस किया और दैट वाज इन फरवरी। आज देखो दिसंबर हो रहा है कि दे आर। सुमित जी, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। बताइए क्या कहना आपका? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं जी। तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को तो कोई हक ही नहीं बनता इसमें डिबेट भी करने का। तो 60 साल उन्होंने देश पे राज किया है जी। और उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया वो खुद अच्छी तरह जानते हैं। और रही बात बीजेपी की, जब से मोदी जी आए हैं वो बीजेपी के प्रधानमंत्री ज्यादा लग रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री कम लग रहे हैं जी। वो उनको बीजेपी की रैली से ही टाइम नहीं मिल रहा, देश की सेवा तो वो क्या करेंगे। तो मैं ये बीजेपी के नेता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मोदी जी तक मैसेज पहुंचाए कि देश की जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जनता के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। और बिल्कुल, और जनता इंतजार नहीं करती। शुक्रिया सुमित साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आखिरी दौर में लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान किस जुबान को समझेगा और हमको अब क्या करना चाहिए। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या पाकिस्तान आतंक की घटनाओं से सबक नहीं लेना चाहता? पेशावर का जिक्र हम यहाँ करना चाह रहे हैं और उसके बाद जवाब मिलता है और 92% दर्शक मानते हैं कि पाकिस्तान सबक नहीं लेना चाहता। 8% जाने क्यों इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान सबक ले लेगा। पाकिस्तान सबक कैसे लेगा, बात इसकी है। मुकेश जी, मैं आपकी राय जानूंगा पहले। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस ढंग से सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, पिछले 4-6 महीने सरकार को बने हुए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का एक इंटरनेशनल उनकी जो स्ट्रेटेजी बन रही है उसके हिसाब से पाकिस्तान को घेरने का प्रयास उन्होंने शुरू किया है और इसके परिणाम अच्छे आएंगे। सरकार ने जो भी बात कही है, चाहे जब उन्होंने तो आप मानते हैं कि जो बातचीत का जरिया है, चाहे गर्म रुख रहा हो, उससे कारगर रिजल्ट्स मिलेंगे? मैं मानता हूं कि एक बार जिस प्रकार का सरकार ने स्टैंड लिया है, निश्चित रूप से सरकार की भावनाएं पाकिस्तान के पास पहुंची और उस भावना के मुताबिक पाकिस्तान वहां कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो सरकार निश्चित रूप से अभी आगे जो स्टेप उठाने सुनील जी, करना क्या चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ मैं
कि करना आपको वही पड़ेगा जो पहले जो हम कर रहे थे यूपीए सरकार में, उस टाइम भले ही आलोचना कर रहे होंगे। सच्ची बात तो ये है कि आपको इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स आपको इवोक करने पड़ेंगे, आपको उनके ऊपर डिफरेंट ढंग से प्रेशर बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान सिंह जी जो बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो डिफेंस की पूरी जो प्रिपेयर्डनेस है वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। बट ये बात नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। इसको जरूर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डीआरडीओ की लीडरशिप के अंदर जिस ढंग से हमने इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया, वो वास्तव में बहुत ही दुनिया के सबसे एडवांस प्रोग्राम्स में से एक है। इन द सेम वे अगर आप असॉल्ट राइफल्स की बात करें, असॉल्ट उन इक्विपमेंट्स की बात करें, तो पूरा केवल इंसास एक राइफल ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप ऑर्डिनेंस का पूरा अगर आप देखें पिछले सालों में जो काम हुआ है, तो पूरा एक इंसाफ सिस्टम बनाने के ऊपर बात की गई है, जिसके अंदर राइफल्स है, उनके बुलेट प्रूफ वेस्ट की बात है, या और काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर किस ढंग से हो, तो पूरा एक इंसाफ सिस्टम बनाने के ऊपर भी हम लोगों ने काम किया। कोल डॉक्ट्राइन के बारे में मैंने अभी आपको निवेदन किया कि वो डिफेंस का एक बहुत ही इफेक्टिव ढंग का एक स्ट्रेटेजी है, वो बनाया। हम उसको और आगे ले जाने की जरूरत है। देखिए बात एक है कि अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा कि आप कुछ भी कहिए या कुछ भी मत कहिएगा, देश जिस ढंग जब आजाद हुआ तब क्या स्थितियां थी सुनील जी, लेकिन मैं इंसास का जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाहूंगा भगवान सिंह जी इस दौरान कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं इस बारे में, आज तक वो हमारी आर्मी तक नहीं पहुंची। देखिए बात ये, आपने अर्जुन टैंक के बारे में 71 वॉर के बाद में सुना होगा। इमीडिएटली आफ्टर 71 वॉर गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अभी हमको एक टैंक अपना बनाना पड़ेगा। तो अपना टैंक बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनी अर्जुन हमारा एक टैंक बनेगा। आज 40 साल हो गए साहब, अर्जुन अभी तक ग्राउंड पे ठीक ढंग से आया नहीं है और बन नहीं पाया है। जो राइफल इंसास, ये जो बोल रहे हैं इंसास राइफल, यस ये है हमारे पास इंसास राइफल, और इंसास सिस्टम आपकी LMG MMG इंसास नहीं बन पाई है अभी तक हमारे पास एक गन देखिए, बोफोर्स गन आई, उस पर इतना हल्ला हो गया और उसके बाद में गवर्नमेंट ने एकदम बंदी कर दिया ना। मेरे को ये बताइए, आपने जो लड़ाइयाँ लड़नी हैं वहाँ पे सांबा से लेकर और आपके सियाचिन तक बॉर्डर पे या LC के ऊपर जो लड़ाई लड़नी है, आपने मिसाइल से लड़ाई लड़नी है या छोटे से वेपन और नाइट विजन डिवाइसेस से और थर्मल इमेजिंग से, इन चीज़ों से लड़नी है ना। आपके पास जो काम की चीज़ है उसके ऊपर पहली बात सोचनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, यदि एक आदमी भूखा रंगा है और उसको बोलो कि तुम्हारे लिए हम एक एयरक्राफ्ट मंगा रहे हैं बैठने के लिए, उसको क्या जरूरत है? अभी रोटी कपड़े मकान की जरूरत है। बिल्कुल जसबीर जी मैं आऊंगा आपके पास। जसबीर जी, अब मैं इस पर आपसे राय जानना चाहूंगा, जिस पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे और जिस दबाव की बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि ये जो तकनीकी हमारा पिछड़ापन है, इसके कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर वो असर नहीं बन पा रहा जो हम लगातार बोलते हैं? देखिए बिल्कुल, अभी जो भगवान सिंह जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये दो फ्रंट पर ये काम होने की ज़रूरत है। एक आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, दूसरी आपकी रक्षा बजट इस्तेमाल नहीं कर पाई कोई सरकार, स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। रक्षा बजट खरीद कितने साल से नहीं स्ट्रेंथ बढ़ने, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 44,000 करोड़ की डिफेंस डील्स को क्लियर किया गया है। रशिया के साथ पहली बार 400 हेलीकॉप्टर्स को प्रोडक्शन का काम हिंदुस्तान में होगा, उस काम को किया जा रहा है। डिफेंस फोर्सेस को जिन हथियारों की, जिन चीज़ों की प्रायोरिटी पर ज़रूरत है, जैसा भगवान सिंह जी कह रहे थे, आप हर जगह पर मिसाइल्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको जो कन्वेंशनल वेपनरी की ज़रूरत है उसके ऊपर कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं समझता हूं कि अब केंद्र सरकार जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरने का काम हो रहा है, चाहे आपका भूटान है, चाहे आपका नेपाल है, चाहे म्यांमार है, चाहे चाइना के साथ भी जो बातचीत की जा रही है, इससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर पूरा दबाव बन रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट अभी होकर गए हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और इन चीजों से मैं समझता हूं कि दबाव बनने का काम पूरे तरीके से हो रहा है। बिल्कुल जसवीर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुनील जी का एक बार रुक जाऊंगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्निकल हमें लगातार अपग्रेडेशन करना चाहिए। और जहां तक MBT की बात आपने उठाई है कि मेन बैटल टैंक की बात है, तो इसमें बताता हूं MBT के अंदर बहुत सारा काम हुआ है। अगर मैं उसकी बहुत तफसील से जानना चाहूंगा, मैंने उसको बहुत अच्छी तरह स्टडी भी किया MBT को भी, तो MBT में बहुत सारी चीजें लक्ष्य हासिल भी की हैं। LCA की बात करें, लाइट हमारे जो एयरक्राफ्ट बनाने की बात थी, उसमें हमने बहुत प्रॉपर्ली सक्सेसफुली हमने काम किया। रफ्तार काफी मेरी बात सुनिए, इन द सेम वे नेवी के अंदर भी अगर आप बात करें तो नेवी के भी हमने बहुत गिनाने के लिए बहुत उपलब्धियां है, लेकिन अब आ जाइए मेरी बात सुनिए। बट स्टिल ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, आपको गलतफहमी है। ब्लू वाटर नेवी बनी हमारी, मेरी बात सुनिए, ब्लू वाटर नेवी बनाने में हमने बहुत कामयाबी हासिल की है। अब आ जाइए आप, बिल्कुल डिफरेंट ढंग की बात मैं कहना चाहूंगा।
देखिए, जहां तक सिंह साहब ने बोला टेक्नोलॉजिकली हमें अपग्रेडेशन करना चाहिए, बिल्कुल निस्संदेह करना चाहिए। जसबीर सिंह साहब की भी एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी मुल्क की जो बेसिक ताकत है वो इकोनॉमिक्स में होती है। मैं एक तीसरी चीज भी ऐड करना चाहता हूं। इन सब के बाद आपको इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता, जिसको आप बिना बात एक धर्मांधता के इसमें ज्वार में डाल के और इस देश को अंदर से विखंडित करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। बाहर से भी आप मजबूत होने चाहिए, आप अंदर से मजबूत होने चाहिए। इस देश का 120 करोड़ में हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, चलिए आखिरी सवाल जसबीर जी, अब आपसे आखिरी सवाल जी, और इस देश की रक्षा के लिए मेरी जिम्मेदारी है। जसबीर जी, आखिरी सवाल आपसे, जो पाकिस्तान पर दबाव की बात है, कैसे बन पाएगा? पाकिस्तान पर जो दबाव खामियों के बाद पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह कहना पड़ेगा हमारे को कि आतंकवादियों को आप किसी भी किस्म का पराश्रय देते हैं, तब तक हम आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। और आपको जो आतंकवादी हैं वहां पर जो बैठे हुए हैं और भारत को 1000 कट्स की जो बात करते हैं देने की, उनके ऊपर आपको रोक लगानी पड़ेगी। ये बात जब स्पष्ट तौर पर भारत सरकार उनको कहेगी तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर नियंत्रण होगा। और सीमा के ऊपर सेना को जिस तरीके से पिछले 6 महीनों के अंदर छूट दी गई कि आप वहां पर बॉर्डर की रियलिटीज को देखते हुए अपना रिएक्शन और अपना रिस्पांस दीजिए। पहले भारत की सेना के हाथ हमारी सरकार बांध देती थी। उस मामले के अंदर जहां तक सुनने में आया है, बात का पता लगा है, भारत सरकार ने सेना को यह क्लियर कह दिया है कि सीमा पर कोई भी आपके खिलाफ कार्रवाई होती है उसका माकूल जवाब आप वहीं पर तुरंत दीजिएगा। चलिए, यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान पर असर पड़ेगा, नाफरमानी नहीं होगी, पाकिस्तान कुछ सुनेगा। मुकेश जी काफी देर से उंगली कर रहे हैं, बिल्कुल आप मुझे बता दीजिए आपका क्या कहना है, फिर मैं सुनी जी केवल एक बात कहना चाहूंगा कि 10 साल बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। समय की नजाकत को मैं यही कहने ये बात आप वाली मैं भी बोलने जा रहा था पाकिस्तान को जवाब बीजेपी का ये दावा है कि देश को प्रधानमंत्री मजबूत मिला है। अब देखने की बात है, इंतजार 6 महीने से ज्यादा का हो चला है और इंतजार कब तक करना होगा देखते रहेंगे, लेकिन सवाल बिग फाइट में हम उठाते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे।